हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज हम पुनः एक बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर 4 के एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, या भारतीय चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने की कौन सी एजेंसी है, कौन सी संस्था है जो इसे एक लोकतांत्रिक स्वरूप देती है। कोई भी किसी भी देश का चुनाव बच्चों, चुनाव कराने वाली एजेंसी क्या वह स्वतंत्र है, स्वतंत्र निर्णय लेती है, सरकार के अधीन चुनाव कराती है, इस पर निर्भर करता है। अगर वह सरकार के अधीन चुनाव कराती है, सरकार के अंडर में काम करती है, तब तो चुनाव की निष्पक्षता पर संदेह हो सकता है। लेकिन अगर एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव कराई जाती है, उस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि दुनिया के किसी भी देश के कंपैरिजन में हमारे यहाँ का जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है बहुत ही स्ट्रांग है, और चुनाव की अधिसूचना से लेकर के मतगणना, मतदाताओं की गिनती, इन सभी प्रक्रियाओं के अंतिम पायदान तक, जब तक कि चुनाव का रिजल्ट घोषित नहीं हो जाता है, संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। इस संदर्भ में भारतीय चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, एक मजबूत संस्था है। इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा होता है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो भारतीय चुनाव आयोग की पारदर्शिता को, इसकी निष्पक्षता को बहुत मजबूती प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्यों इंडिया का इलेक्शन लोकतांत्रिक है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब जनता की सहभागिता, तथा एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, चुनाव के परिणामों को दलों के द्वारा स्वीकार करना, पार्टियों के द्वारा स्वीकार करना, ये तीनों चीजें भारत में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, भारतीय चुनाव आयोग। भारतीय संविधान में, संविधान के भाग 15 में, किस भाग में? 15 में, भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक भारत के इलेक्शन कमीशन के विषय में बृहत वर्णन दी गई है। आर्टिकल 324 में एक चुनाव आयोग होगा जो स्वतंत्र चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट CEC, it means Chief Election Commissioner is not answerable to the President or the government. एक स्वतंत्र ऑटोनॉमस बॉडी है। प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट होने के बाद भी ये आंसरेबल नहीं है, एकदम स्वतंत्र डिसीजन लेती है। भारत की लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव में, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव की संपूर्ण जिम्मेदारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की होती है। और चुनाव की तिथि की घोषणा से लेकर चुनाव के परिणाम तक संपूर्ण जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। बृहद पावर है,
संविधान के द्वारा एक इनॉर्मस पावर प्रदान की गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इसका अपॉइंटमेंट जिस तारीख को होता है तब से 6 इयर्स तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या 65 इयर्स तक अपने पद पर बना रहता है, दोनों में से एक कोई। क्योंकि भारतीय लोकतंत्र बहुत बड़ा है, इतने बड़े आबादी के देश को एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा संपन्न कराने में बहुत सारे जिम्मेदारियां एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर होती थी। इसके वर्क को आसान बनाने के लिए 1989 में चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयोग और 2 चुनाव आयोग के रूप में काम करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 65 इयर्स तक का होता है, तो वहीं चुनाव आयोग के 2 सदस्यों का कार्यकाल 62 इयर्स तक का होता है। इसके अतिरिक्त इलेक्शन कमिश्नर टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इफ इंप्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिश फॉर इट्स वायलेशन। कोड ऑफ कंडक्ट, जैसा कि पिछली वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आचार संहिता, आचार संहिता का पालन करना प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीज का और सत्ता में बने रहने वाली पार्टी का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। अगर आचार संहिता का पालन पार्टी नहीं करती है या शासक दल नहीं करता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसको पनिश कर सकता है, चुनाव के परिणामों को रद्द कर सकता है। एनॉर्मस पावर है। इसके अतिरिक्त on election duty, government officers work under the control of the election commissioner during the election time. चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में भारत के सभी ऑफिसर्स, हर राज्य के ऑफिसर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं। वो इसके प्रति जवाबदेह होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। इस प्रकार देश के आईएएस हो, आईपीसीएस हो, आईपीएस ऑफिसर्स हो, सभी सिविल सर्वेंट्स इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में, उसके कंट्रोल में काम करते हैं। रिपोर्ट कैन आल्सो बी ऑर्डर, अगर कहीं ये लगता है कि किसी पोल पर चुनाव में धांधली की गई है या चुनाव की जो पोलिंग हुई है वो शक के घेरे में है, इलेक्शन कमिश्नर को पता चल जाता है। धांधली की हुई स्थान पर या कई स्थान पर हो, वहां पर उस चुनाव के परिणाम को चुनाव आयोग रद्द कर सकता है, पुनः उस पर रिपोर्ट करा सकता है। ये इलेक्शन कमिश्नर के पावर्स होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कितना मजबूत है। आप हमेशा देखिए, सत्ता में बने रहने वाली पार्टी भी चुनाव हारती है। हमारे भारतीय लोकतंत्र को कहा ही जाता है, नो वन कैन बी परमानेंट विनर, नो वन कैन बी परमानेंट लूजर। इसको निष्पक्ष बनाने में हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंडिपेंडेंट आयोग, जिसे ऑटोनॉमस बॉडी कहते हैं, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हमारे चुनाव के परिणामों को शासक दल या पार्टी स्वीकार करते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के दल के लीडर हो। प्रत्येक पार्टी अगर वो हारते हैं तो भी स्वीकार करते हैं, जीतते हैं तो भी स्वीकार करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, वन फाइन टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इसके परिणामों को अपने आप बताता है कि भारत में चुनाव के परिणाम प्रायः शासक दल द्वारा या विपक्ष के पार्टी के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसमें हो ही नहीं सकता कि जो पार्टी विनर है वो कभी लूजर ना हो। ऐसा बार बार चुनावों में देखा गया है कि कितनी बार कि विजयी उम्मीदवार, पॉपुलर उम्मीदवार भी हारते हैं।
इसका मतलब अंतिम ताकत जनता के हाथ में होती है। वो जब चाहे तब अपने वोट को, अपने चॉइस को बदल सकती है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा किया है। और चुनाव के परिणामों को सत्ता के पक्ष का या विपक्ष के उम्मीदवार सभी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज है जो इंडियन इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट, कि कितना पॉपुलेशन, पीपल्स की पार्टिसिपेशन है, सहभागिता है, ये भी हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। अगर हम अदर कंट्री से तुलना करें बच्चों, यूरोप से या अमेरिका से, यूरोप के इंग्लैंड से कर लीजिए, आपकी बुक में दिया है, नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका का दिया है, तो प्राय देखने को मिला है कि भारत के चुनाव के परिणाम in India comparatively Europe and North America has either remained stable or actually gone up। या तो चुनाव का परसेंटेज स्टेबल रहा या तो ग्रो अप किया है, बढ़ा, इंक्रीज हुआ है। मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या में ग्रोथ देखने को भी मिला, या तो स्टेबल है। बीच की कुछ समय में मतदाताओं की संख्या स्टेबल काफी थी या कम भी देखने को मिला, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए इस 21वीं सदी में 2014 के चुनाव के परिणामों को, 2019 के परिणामों को, तो परसेंटेज का ग्रोथ मतदाताओं का बढ़ा है। आपकी बुक में एक बात लिखा है कि यहाँ इलिटरेट पर्सन इन इंडिया, द पुअर इलिटरेट अंडर प्रिविलेजेस वोट इन लार्जर। यहाँ गरीब लोगों का, अशिक्षित लोगों का, जो विशेषाधिकार संपन्न नहीं है, इनका परसेंटेज ज्यादा है वोट देने का, नो डाउट है, इनका परसेंटेज ज्यादा है। जबकि इसके कंपैरिजन में यूरोप में या अमेरिका में देखेंगे तो एजुकेटेड लोग, रिच पर्सन चुनाव को एक वेलकम करते हैं, एक फेस्टिवल के रूप में। उनको लगता है कि उनके वोट से उनके देश का भविष्य बदल सकता है, विकास का मॉडल बदल सकता है, इसलिए सहभागिता ज्यादा देखने को मिलती है। भारतीय चुनाव में इधर कुछ परिणामों से देखने को मिला है कि शिक्षित लोग और रिच पर्सन भी वोट देने के तरफ झुकाव बढ़ा है। ये 2014 या 19 के चुनाव से देखने को मिलता है, जबकि इसके पहले के चुनाव में सन 1952 से लेकर के 2014 तक हम देखते हैं एजुकेटेड या रिच पर्सन का चुनाव के प्रति झुकाव, रुझान बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, एक तरफ से स्टेबल था या बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते थे। अब जाकर के जनता के बीच में थोड़ी सी जागरूकता देखने को मिलती, एक अवेयरनेस आई है राजनीतिक जागरूकता को लेकर के। उन्हें लगता है कि उनके वोट से चुनाव परिणामों पर, देश के विकास पर, देश के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, अब प्राय पड़ता भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने में, यहाँ के चुनाव को मजबूती प्रदान करने में एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी सहभागिता है। इसके अतिरिक्त पॉपुलर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, इन चीजों का बहुत बड़ी बात है। अब जब चुनावी नतीजों को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक बात आती है कि चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक अंतिम पॉइंट है बच्चों। चैलेंजेस, एक चुनौती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने पर ही उस देश के लोकतंत्र को मजबूत माना जाता है। हमारे देश में भी यह देखने को मिलता है। प्राय एक हायरार्की सिस्टम है, पिता चुनाव लड़ा है तो पुत्र भी लड़ता है। इसी प्रकार पार्टी में भी पार्टी कम महत्वपूर्ण हो जाता है, व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक वंशानुगत सिस्टम बन रहा है। आपराधिक प्रवृत्ति की छवि के लोग भी
चुनाव लड़ते हैं, मसल्स पावर वाले रिच पर्सन, पैसे वाले भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में भी आता है, उनके विपक्ष में भी आता है। वो जीतते भी हैं, हारते भी हैं। ये एक चैलेंज है, लेकिन इन सब के बावजूद यह स्वीकार करना पड़ेगा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने निष्पक्ष चुनाव के लिए जाना जाता है। यहाँ के चुनाव में धांधली देखने को नहीं मिलती है। प्राय ऐसे प्रवृत्ति के लोग धीरे धीरे जो समीकरण बदल रहा है भारतीय चुनाव का, उसमें अपराधी प्रवृत्ति के, मसल्स पावर वाले प्रवृत्ति के लोग की संख्या पहले जो बहुत ज्यादा थी उसकी तुलना में कम हो रहा है। राजनीतिक जागरूकता का ये परिणाम है। लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, जनता जागरूक हो रही है। अभी भी इसको और मजबूत करने का चैलेंज बना हुआ है, और यह हमारे आपके हाथ में है कि हम अपने प्रतिनिधि को, जिन्हें चुनते हैं, जिन्हें सरकार बनाने की जिम्मेदारी देते हैं, देश चलाने की जिम्मेदारी देते हैं, बहुत कुछ हम पर भी निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के प्रतिनिधि को भी वोट देते हैं। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनॉमस पार्टी है जो चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ बच्चों। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।